हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 23 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। साथ ही साथ हिंदी भी इसी सीरीज़ में ही मेंशन कर दी गई है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.4 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित ड्राफ्टिंग जो कमेटी है, इसकी अध्यक्षता रंजना देसाई के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, राज्य की पूर्व जस्टिस रही हैं रंजना देसाई। तो राज्य की पूर्व जस्टिस रही रंजना देसाई को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। और यह कमेटी यह तय करेगी कि समान नागरिक संहिता से संबंधित जो भी कोड है उसमें क्या प्रावधान किए जाएंगे। देखिए, समान नागरिक संहिता की बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में किया गया है। और इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। और समान नागरिक संहिता का अर्थ एक पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर कानून होता है, जो सभी पंथ के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय की सड़क हादसों की रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? देखिए, करंट का क्वेश्चन है, 2020 का ये करंट अफेयर्स है। तो सड़क परिवहन मंत्रालय की सड़क हादसों की रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड जो है ये कौन से स्थान पर? 23वें स्थान पर है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, सड़क हादसों की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड 23वें स्थान पर है। परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी सड़क हादसों की रिपोर्ट में पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर है तमिलनाडु राज्य, जबकि दूसरे स्थान पर है आपके मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश जो है ये दूसरे स्थान पर है। यदि सड़क हादसे में जान गंवाने के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र राज्य। और जान गंवाने के ही संदर्भ में उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड इसमें किस स्थान पर है? 22वें स्थान पर। तो ये पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए, अन्नपूर्णा योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1999 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह योजना 9 मार्च 1999 को आरंभ की गई थी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10
केजी यानी 10 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत केवल वे ही वरिष्ठ नागरिक आते थे जिन्हें योग्य होने के बावजूद किन्हीं कारणों से वृद्ध पेंशन नहीं मिल पाती थी, लेकिन बाद में इस योजना में वृद्ध पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिए। पारादीप है इसका नाम, पारादीप बंदरगाह जो है ये किस राज्य में? ये है आपके ओडिशा राज्य में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य के जगतपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पर ये स्थित है, ओडिशा राज्य के जगतपुर जिले में, जगतपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह महानदी के बंगाल की खाड़ी में बह जाने के स्थान पर है और एक गहरे पानी का ये बंदरगाह है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का प्रमुख बंदरगाह है आपका पारादीप बंदरगाह। और इसका संचालन की बात करें कि पारादीप बंदरगाह जो है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। पारादीप या पारादीप भी इसका नाम है, तो ये ध्यान रखेंगे, पारादीप या पारादीप बंदरगाह एक ही है। तो इसका जो संचालक है वो कौन है? पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्कोट आराकोट यात्रा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? तो देखिएगा अस्कोट आराकोट जो यात्रा है ये किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ संस्था। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अस्कोट आराकोट यात्रा पहाड़ संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। अस्कोट आराकोट यात्रा जो है ये नैनीताल की पहाड़ संस्था कहाँ की है? नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा आयोजित की जाती है और यह प्रत्येक 10वें वर्ष में आयोजित की जाती है। कब से यह यात्रा आयोजित की जाती है? तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, वर्ष 1974 ईस्वी से इसका आयोजन किया जाता है अस्कोट आराकोट यात्रा का। देखिए अस्कोट आपके किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, पिथौरागढ़ में। और जबकि आराकोट की बात करें तो ये है आपके कहाँ पर? उत्तर काशी में। तो पिथौरागढ़ से लेकर उत्तर काशी तक की ये यात्रा जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, जो आपका आराकोट है इसको गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। पूछा जा सकता है, यहाँ से भी आयोग द्वारा क्वेश्चन बन सकता है कि गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आराकोट को, जो कि उत्तर काशी जनपद में स्थित है। अगला देखिएगा, नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक के समय हुई थी? देखिए नायक जाति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई थी किस चंद शासक के समय? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारती चंद। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए भारती चंद के जो पौवाड़े हैं, भारती चंद के पौवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध हैं और पौवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना कौन है? भागा धौनियान। पौवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना है भागा धौनियान। तो इनके बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है किसमें? भारती चंद के पौवाड़ों में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो देखिए कत्यूरी राजा जो थे इनकी कुल देवी के रूप में पूजी जाने वाली जो देवी हैं ये कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए कत्यूरी राजाओं की कुल देवी थी नंदा देवी और कत्यूरियों की एक साथ ही कई शाखाएं थी। ध्यान दीजिएगा, एक ही साथ इनकी कई शाखाएं थी। एक तो थी आपके कत्यूरी बैजनाथ शाखा, कत्यूरी बैजनाथ शाखा, इसके अलावा डोटी शाखा और इसके अलावा
खीरा शाखा। तो कई साथ इनकी एक साथ कई शाखाएं इनकी चलती थी कत्यूरी राजवंश की। और देखिए कत्यूरी राजवंश का अगर प्रतापी शासक आपसे पूछा जाता है तो कौन है? ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव कत्यूरी राजवंश का प्रतापी शासक था। जबकि अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था। काफ़ी अत्याचारी शासक था ये, और इसके अत्याचारों के कारण ही कत्यूरी राजवंश जो है ये समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ। यानी कि जो आपका कत्यूरी राजवंश है ये ब्रह्मदेव की अत्याचारों के कारण ही समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरोला सभा के किस अधिवेशन में कन्या विक्रय पर प्रतिबंध प्रस्ताव लाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सरोला सभा का कौन सा ये अधिवेशन था जिसमें कन्या विक्रय पर प्रतिबंध प्रस्ताव लाया गया था? तो ये था आपका 10वां अधिवेशन। सरोला सभा के 10वें अधिवेशन में कन्या विक्रय पर प्रतिबंध प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए सेशन पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली बेसिस पे ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है ताकि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ आपको शेयर करना है इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसके अलावा रात को 8 बजे वाली सीरीज़ भी आज आपको मिलने वाली है, तो उस सीरीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी वो सीरीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी विद एम में जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो आप फॉलो कीजिएगा ताकि काफ़ी हेल्प मिल सके आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए। सुबह 10 बजे आपको उत्तराखंड वन लाइनर की सीरीज़ प्रोवाइड कराई गई थी। जिन लोगों ने उस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो स्टडी विद एम पर विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल जो सीरीज़ है इसकी प्लेलिस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में स्टडी विद एम चैनल पर बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी तक आपको 23 पार्ट इसके प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक 22 पार्ट इसके पुराने वाले नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी ये सीरीज़ है जो कि आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप देख सकते हैं स्टडी विद एम पर विजिट करके। तो देखिए सरोला सभा के 10वें अधिवेशन में कन्या विक्रय पर प्रतिबंध प्रस्ताव लाया गया, और यह प्रस्ताव कब लाया गया ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो वर्ष 1914 ईस्वी में कन्या विक्रय पर प्रतिबंध वाला जो प्रस्ताव है ये लाया गया था। और वर्ष 1904 की बात की जाए तो वर्ष 1904 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना हुई थी। सरोला सभा की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये भी आपको पता रहना चाहिए। कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1904 ईस्वी में। और इस सभा की स्थापना किसके द्वारा? तारा दत्त गैरोला और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। और सरोला सभा जो है ये एक जातीय सभा थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? देखिए विश्व आर्थिक मंच, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, करंट से भी रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको करंट बेसिस पे भी किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो एंड तक आप बने रहिएगा स्टडी विद एम पर। और इस मॉक सीरीज में देखिए विश्व आर्थिक मंच जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1971 ईस्वी में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व आर्थिक मंच जो है ये स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर ये स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। स्विट्जरलैंड में स्थित ये एक गैर लाभकारी संस्था है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? कोलोगनी में। कोलोगनी में इसका मुख्यालय है। और इसका मिशन, आपका विश्व आर्थिक मंच का मिशन जो है ये विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा
तय करना है। देखिए विश्व आर्थिक मंच कि 2020 की जो शीतकालीन बैठक हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, इस तरीके के क्वेश्चन करंट से रिलेट करके आयोग द्वारा पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच की 2020 की जो शीतकालीन बैठक है वो कहाँ पर हुई थी, दावोस स्विट्जरलैंड में। 2020 की शीतकालीन बैठक विश्व आर्थिक मंच की कहाँ पर हुई थी संपन्न, दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। और इसी शीतकालीन बैठक में दीपिका पादुकोण जो है, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को कौन सा अवार्ड दिया गया था, क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण को इसी शीतकालीन बैठक में दिया गया था। और देखिएगा विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया था, इस तरीके से भी करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 जो है ये कहाँ पर संपन्न हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो ये पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे, ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है, करंट से रिलेट करके यहाँ पे पॉइंट पूछे जा सकते हैं आयोग के द्वारा। अगला देखिएगा, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी। देखिए अखिल गढ़वाल सभा जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अखिल गढ़वाल सभा की जो स्थापना है वो कब की गई, 10 फरवरी 1952 ईस्वी को इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, विशंबर दत्त चंदोला। ध्यान दीजिएगा, विशंबर दत्त चंदोला। विशंबर दत्त चंदोला इसके अध्यक्ष थे। और देखिए विशंबर दत्त चंदोला, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, 1879 ईस्वी को पौड़ी गढ़वाल के थापली गांव में इनका जन्म हुआ। और इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो का कांदारी महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए खजुराहो का जो कंदारी महादेव मंदिर है इसका निर्माण करवाया था किसने, चंदेल ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान जरूर रखिएगा। खजुराहो के जो मंदिर है यहाँ से अक्सर आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका खजुराहो में स्थित जो कंदारी या इसको कंदारिया महादेव मंदिर भी कहा जाता है, तो ये मूलतः किस देवता को समर्पित है, शिव को, भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। तो खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर है आपका कंदारी या कंदारिया महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण 1025 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य किया गया था। और किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो इसका निर्माण करवाया गया था विद्यासागर चंदेल ने इसका निर्माण किया था। तो विद्यासागर चंदेल जो हैं इन्होंने 1025 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी में राज्य गजनबी से विजय के बाद, गजनबी जो राज्य था यहाँ से विजय के बाद, गजनबी से विजय के बाद इसका निर्माण कराया था। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण 1025 से 1050 ईस्वी में राजा विद्याधर चंदेल ने गजनवी से विजय के बाद करवाया था। और देखिएगा यह विशाल मंदिर खजुराहो की वास्तुकला का एक आदर्श नमूना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिएगा, तमिलनाडु का चिदम्बरम स्थित मंदिर कहलाता है। तो तमिलनाडु का जो चिदम्बरम में स्थित मंदिर है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर है
नटराज मंदिर। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तमिलनाडु का चिदम्बरम स्थित मंदिर आपका क्या कहलाता है? नटराज मंदिर कहलाता है। तो देखिए, देवादिदेव भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजने वाले जो उपासक हैं, तो उनके लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम का नटराज मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। और यहाँ पर मान्यता है कि कैलाशपति ने इस पवित्र स्थान को अपनी सभी शक्तियों से उपकृत किया है और शिव के नटराज स्वरूप के नृत्य का स्वामी होने के कारण भरतनाट्यम, ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं, तो भरतनाट्यम के कलाकार में भी इस जगह का खास स्थान है। और मंदिर की बनावट की बात की जाए तो इस मंदिर की बनावट कुछ इस तरह की है कि इसके हर पत्थर पर और हर खंबे पर भरतनाट्यम नृत्य की मुद्राएं अंकित है। तो यहाँ से रिलेट करके काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपका चिदम्बरम में स्थित जो नटराज मंदिर है, यहाँ पर किस नृत्य से संबंधित मुद्राएं अंकित हैं। तो इस तरीके से भी आपसे आयोग द्वारा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो कौन सा नृत्य है ये? भरतनाट्यम। इसको जरूर ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, वर्ष 1953 ईस्वी में स्थापित संगीत नाटक अकादमी संरक्षण प्रदान करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वर्ष 1953 ईस्वी में स्थापित किया गया था कौन सा अकादमी? संगीत नाटक अकादमी, और जो कि संरक्षण प्रदान करती है। किसको ये संरक्षण प्रदान करती है, ये आपको बताना है। किसको? संगीत को, नाटक को, नृत्य को, या सभी को? तो किसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी को। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। संगीत नाटक अकादमी जो है ये भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 31 मई 1953 को इसकी स्थापना की गई थी। 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देने तथा उनके विकास और उन्नति के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करने के उद्देश्य से की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, प्रताप शाह के शासनकाल की बात की जाए तो वर्ष 1886 ईस्वी तक आपका प्रताप शाह का शासनकाल रहा। तो प्रताप शाह के समय 1882 ईस्वी की बात की जाए तो वर्ष 1882 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम क्या था? ढांढक आंदोलन। ढांढक आंदोलन जो है ये किसके समय हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाह के समय। प्रताप शाह का शासनकाल वर्ष 1886 ईस्वी तक रहा और प्रताप शाह के समय वर्ष 1882 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था ढांढक आंदोलन। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था लक्ष्मू कटहत ने। लक्ष्मू कटहत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और टिहरी में प्रताप शाह ने एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की भी स्थापना की थी। कब? वर्ष 1883 ईस्वी में। और वर्ष 1877 ईस्वी में इसने प्रताप नगर, ध्यान दीजिएगा, प्रताप नगर नामक नगर की नींव रखी थी, जो कि किस नदी के तट पर स्थित था? जलकूर नदी के तट पर। जलकूर नदी के तट पर स्थित था आपका प्रताप नगर। तो इसकी स्थापना की थी किसने? प्रताप शाह ने। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद शासन काल में घराटों पर लगने वाला कर था। देखिए, चंद शासन काल में बात की जाए घराटों यानी पंचकियों पर लगने वाला जो कर था ये कौन सा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भाग
कर, भाग नामक जो कर था वो चंद शासन काल में घराटों यानी पंचक्कियों पर लगने वाला कर था। बात की जाए सिरती कर की तो सिरती कर में नगद कर था। ये सिरती कर आपका एक नगद कर था। यह कर माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। और मांग कर की अगर हम बात करें तो मांग कर युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। युद्ध के समय ये कर लिया जाता था। जबकि कूद कर की बात की जाए तो कूद कर नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज था। तो नगद के बदले जो भी अनाज दिया जाता था वो कौन सा कर होता था, वो कूद कर होता था। एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि चंद शासन काल में बहुत प्रकार के कर लगाए जाते थे। चंद शासन काल में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 36 प्रकार के कर यानी टैक्स लगाए गए थे। तो कई कर लगाए गए थे चंद शासन काल में, जिसमें भाग कर आपके घराटों और पंचक्कियों पर लगने वाला कर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्टा जाति किस जनजाति से संबंधित है? तो कोल्टा जनजाति जो है ये आपके किस जनजाति से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी जनजाति। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जौनसारी लोग जो होते हैं ये 3 वर्गों यानी कि ये 3 उपजाति में बटे होते हैं। कौन कौन से? इनकी 3 उपजातियां हैं। एक है आपका खसास, दूसरा है कारीगर, तीसरा है आपका हरिजन। तो आपका 3 उपजाति में बटी होती है जौनसारी जनजाति, खसास, कारीगर और हरिजन। देखिए खसार वर्ग की बात की जाए तो खसास वर्ग जो है इसमें ब्राह्मण व राजपूत लोग आते हैं। और जौनसारी जनजाति में सबसे निम्न जो वर्ग होता है वो शिल्पकार वर्ग होता है, ये ध्यान रखेंगे। जिसमें कौन से लोग आते हैं? कोल्टा लोग आते हैं। सबसे निम्न वर्ग होता है शिल्पकार वर्ग, जिसमें कोल्टा जाति के लोग आते हैं। और जौनसारी लोग जो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? पांडवों का अपने आप को ये लोग वंशज मानते हैं। जौनसारी जो है ये मंगोल व डोम प्रजाति का मिश्रण है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, नीति घाटी में एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। देखिए नीति घाटी जो है यहाँ पर एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं ये कौन है? ये हैं आपके इंद्र सिंह बिष्ट। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नीति घाटी जो है ये किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। और इंद्र सिंह बिष्ट जो है इन्होंने नीति घाटी में का एक गांव है जिसका नाम क्या है? झेलम गांव। तो नीति घाटी के झेलम गांव में इन्होंने एक सेब का बगीचा लगाया, इसलिए यहाँ पर ये एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। तो नीति घाटी जो है ये यहाँ की जो मिट्टी है वो सेब के लिए उपयुक्त नहीं होती थी, लेकिन इन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से यहाँ पर सेब का बागान लगाया। और यहाँ पर कई उपलब्धता भी सेब में इन्होंने हासिल की और कई प्रकार के प्रजातियों का भी इन्होंने यहाँ पर उत्पादन किया। सेब की कई प्रजातियां इन्होंने यहाँ पर लगाई, इसलिए ये नीति घाटी में किस नाम से? एप्पल मैन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए पीवी कौडले की बात करें तो इन्हें उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। किसको? पीवी कौडले को। कल्याण सिंह रावत की बात करें तो कल्याण सिंह रावत जो हैं ये मैती उपनाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मैती आंदोलन चलाया था। तो पूछा जा सकता है आपका अपर पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो कल्याण सिंह रावत आपका करेक्ट आंसर था। और इन्होंने कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन चलाया था, जिसके कारण ये मैती उपनाम से ही जाने जाते हैं। और रमेश भटेजा की बात करें, रमेश भटेजा जो हैं ये उत्तराखंड में टॉयलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, मशरूम उत्तराखंड राज्य में मशरूम गर्ल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो मशरूम गर्ल के नाम से फेमस है उत्तराखंड राज्य में कौन? दिव्या
दिव्या रावत जो है ये मशरूम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है उत्तराखंड राज्य में, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? कॉमन पिकॉक जो है ये उत्तराखंड राज्य की, और इसको राज्य तितली घोषित किया गया है वर्ष 2016 में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तितली की एक प्रजाति है कॉमन पिकॉक जो है, और 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर भी हिंदी में आप कह सकते हैं, लोग मोर या कॉमन पिकॉक, तो इसको राज्य तितली घोषित किया गया। और इसके वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें, वैज्ञानिक नाम अक्सर पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैपिलियो बाइनर। पैपिलियो बाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। और देखिए, लिम्ब बुक, ध्यान दीजिएगा, लिम्ब बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया है। कब दिया ये भी पूछा जा सकता है। तो लिम्ब बुक जो है इसने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया वर्ष 1996 ईस्वी में। देखिए, देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया है, और ये पार्क कब खोला गया? वर्ष 2016 में। तितलियों के संरक्षण के लिए यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क खोला गया देहरादून के लच्छीवाला में, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, किस पुराण में बद्रिकाश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है? तो ये कौन सा पुराण है? ये है आपका वामन पुराण, जिसमें बद्रिकाश्रम को किस शब्द से संबोधित किया गया है? गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है। वामन पुराण की बात की जाए तो वामन पुराण में मुख्य रूप से भगवान विष्णु के दिव्य महात्म्य का व्याख्यान है, और विष्णु के वामन अवतार से संबंधित यह 10,000 श्लोकों का पुराण है, जो कि शिवलिंग पूजा, गणेश स्कंद आख्यान, शिव पार्वती विवाह आदि विषयों से परिपूर्ण है। देखिए, बद्रिकाश्रम की बात की जाए तो बद्रिकाश्रम गढ़वाल में एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, जहाँ किसी समय नर नारायण ऋषियों ने तपस्या की थी। देखिए, पुराणों में बद्रीनाथ जो मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर को क्या कहा गया है? पुराणों में योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रिकाश्रम व विशाला कहा गया है। क्या क्या कहा गया है यहाँ पे नोट कर लेती हूँ मैं, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, इसके अलावा बद्रिकाश्रम, इसके अलावा आपका विशाला। तो पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रिकाश्रम और विशाला कहा गया है। इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो बद्रिकाश्रम जो है ये बद्रीनाथ का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। बद्रीनाथ को ही बद्रिकाश्रम या विशाला, ये योग सिद्धा या मुक्तिप्रदा कहा जाता है। तो कोई भी नाम लेके आयोग द्वारा क्वेश्चन बन सकते हैं। और बद्रीनाथ आपका किस जनपद में? चमोली जनपद में स्थित है। और किस नदी के तट पर ये स्थित है? ये मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर। बद्रीनाथ का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है? किस वंश के शासकों को? कत्यूरी शासकों को इस मंदिर, यह भव्य मंदिर बनाने का श्रेय दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किलिमंजारो किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? देखिए, किलिमंजारो की बात की जाए तो ये किस महाद्वीप का? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किलिमंजारो अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो 5,895 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। देखिए, जबकि अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका जो है ये दूसरा बड़ा, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विश्व का ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इसका क्षेत्रफल कितना है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इस महाद्वीप में कितने देश स्थित है? 54 देश स्थित है। और नए देश दक्षिण सूडान, देखिए नया देश तो दक्षिण सूडान बना हुआ था ना, कब बना हुआ था दक्षिण सूडान?
नया देश बना हुआ था वर्ष 2011 में ये देश बना हुआ था। तो दक्षिण सूडान भी आपके कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। और अफ्रीका के पूर्व में एशिया, लाल सागर और हिंद महासागर, और उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोप तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। इसके साथ ही देखिए, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल क्या है, यहाँ पर आप नोट कर देती हूँ मैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अल अजीजिया इसका नाम है, यानी कि आप लीबिया भी इसको कह सकते हैं। तो विश्व का ये सबसे गर्म स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। देखिए राम की शक्ति पूजा जो है इसके रचनाकार है कौन, इसके रचनाकार हैं निराला। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार राम की शक्ति पूजा जो है इसके रचनाकार कौन है, निराला। देखिए राम की शक्ति पूजा जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक काव्य है। और निराला जी ने इसका सृजन कब किया, 23 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इसका सृजन पूर्ण किया था निराला जी ने। और यह कविता 312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये हिंदी कविता के छायावादी युग, किस युग के, छायावादी युग के चार स्तंभ है ना छायावादी युग के, तो 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। और ये जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय में संधि है। देखिए सूर्योदय जो है इसमें कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। सूर्योदय में है आपकी गुण संधि, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए गुण संधि में क्या होता है ये आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज में होगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं कि इसमें गुण संधि ही है। देखिए यदि अ और आ, यदि अ और आ के बाद ई या ई, और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, या फिर ऊ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः क्या हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। तो इनको यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। यदि अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। तो इसमें किस प्रकार की संधि होती है, इसमें होती है गुण संधि। अतः देखिए अ ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। किन वर्णों को, अ ए और ओ वर्णों को कहा जाता है गुण वर्ण। आपसे पूछा जा सकता है आपके ऑप्शन में ए अ ए एवं ओ दे दिया जाएगा और उपयुक्त तो सभी भी दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से गुण वर्ण कौन से हैं। तो गुण वर्ण कौन कौन से होते हैं, ए होता है, अ होता है और ओ होता है। देखिए आप यहाँ पे आपका सूर्योदय दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय से बना है आपका क्या, सूर्योदय। अब देखिए सूर्य, अगर हम इसमें स्वर की बात करें तो कौन सा स्वर आ रहा है, सूर्य के उच्चारण में अ स्वर आ रहा है, जबकि उदय, उदय में कौन सा आ रहा है आपका, छोटा ऊ आ रहा है। तो मैंने बोला अ और आपके ऊ या बड़ा ऊ, ई या ई आए या री आए, आपके री स्वर आए, तो इसके मिलने से जो भी परिवर्तन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो आपका
ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अर हो जाएगा। तो यहाँ पे अ और उ आपका मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो आपका सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय में कौन से संधि हो जाएगी, सूर्योदय में हो जाएगी आपकी गुण संधि, क्योंकि यहाँ पर अ और उ मिलकर ओ बना रहे हैं, यानी सूर्योदय आपका यहाँ पर बन रहा है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा गुण संधि। चलिए अगला है आपका लक्षणा है। देखिए लक्षणा जो है ये क्या है, ये एक शब्द शक्ति है। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिंदी के रीतिकाल के एक आचार्य थे जिनका नाम क्या था, चिंतामणि आचार्य जो थे, तो इन्होंने लिखा था कि जो सुन पड़े सो शब्द है, समझी परे सो अर्थ, अर्थात जो सुनाई पड़े तो वह तो क्या है, वह है शब्द, तथा उसे सुनकर जो समझ आए वह उसका अर्थ होता है। शब्द में अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द हुआ बोधक, यानी बोध कराने वाला। और अर्थ की बात की जाए तो अर्थ क्या होता है, अर्थ बोध कराने वाली शक्ति, यानी शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली जो शक्ति होती है ये क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। आपका अर्थ क्या होता है, अर्थ जिसका बोध कराया जाए वो अर्थ होता है, यानी कि शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। और शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका अप्रवासी यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं। तो देखिएगा अप्रवासी की यात्राएं नामक जो कृति है इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्रिया को मूल रूप से क्या कहते हैं। देखिए क्रिया को मूल रूप से कहा जाता है क्या, धातु कहा जाता है क्रिया को मूल रूप से। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए क्रिया का मूल अंश या मूल रूप धातु होती है और धातु के द्वारा ही क्रिया के पदों का निर्माण होता है। और क्या आपका क्रिया क्या होती है ये भी आपको पता रहना चाहिए। जिन शब्दों में किसी काम या कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको कहा जाता है क्रिया। तो क्रिया का मूल अंश होता है धातु और धातु के द्वारा ही क्रिया के पदों का निर्माण होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।